अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रेपरेशन सेशन फॉर एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्लांट साइंटिस्ट गैप्साई। ये एक बिल्कुल फ्री सेशन है जिसका पर्पस स्टूडेंट्स को एक्सेस देना है कि वो स्टडी कर सकें और इस पोस्ट के लिए प्रेपरेशन कर सकें। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम इफ़रा अमजद है, साइंटिफिक ऑफिसर पीबीजी। इस जो हमारा ये वाला सेशन है इसकी हमारी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसका पर्पस हमारा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि इस सीट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका सिलेबस क्या है, और इस सिलेबस को हमने अपने जहन में रखते हुए और अपने डेज़ को जहन में रखते हुए हमने अपना स्टडी का लेआउट क्या बनाना है, हमारा स्टडी सोर्स क्या होगा, हमने क्या चीज़ फॉलो करनी है, कौन सी मिस्टेक से बचना है और क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है। सबसे पहले ये जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है ये पीपीएससी के अंडर है। तो पीपीएससी मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सिर्फ इसमें पंजाब डोमिसाइल के एप्लीकेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का दूसरे जो प्रोविंस के स्टूडेंट्स का भी आता है कि क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये नहीं, आप लोग ये नहीं अप्लाई कर सकते। और आप ये इसमें है कि 5 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं एक सीट के अंडर। इसका अप्लाइंग प्रोसीजर है ऑनलाइन और अभी भी इसकी डेट है, तो जिसने अप्लाई नहीं किया वो लाजमी अप्लाई करें और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर ये माइंड सेट होता है। जब हम भी आपके स्टेज पे थे हमारा भी यही माइंड सेट था कि गवर्नमेंट की सीट्स में हमेशा सिफारिश ही चलती है, कोई रेफरेंस होगा तो ही आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी हालात इतने भी ख़राब नहीं हुए। तो ये है कि होता होगा सिफारिश भी, लेकिन 99% या 99% नहीं तो 90% तो मेरिट बेस्ड ही सिलेक्शन होती है। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात को जहन में नहीं लाना कि हमारी सिफारिश नहीं है तो हम नहीं कर सकते, तो आप लाजमी अप्लाई करें। इस सीट का हम देख लेते हैं कि इसमें ये हमारे पास पूरी एडवर्टीज़मेंट की डिटेल है, इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर, केस नंबर है। अच्छा, ये 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ये जॉब है, लेकिन मोस्टली 99% ये 3 इयर्स के बाद रेगुलर कर दी जाती है। और 12 पोस्ट है हमारी इसमें, और इसमें 9 ओपन मेरिट है, एक स्पेशल पर्सन का कोटा है, एक वुमेन और एक माइनॉरिटी कोटे की सीट है। एज लिमिट है ये मेल्स के लिए 40 इयर्स है और फीमेल्स के लिए 43 इयर्स है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 अक्टूबर है, यानी कि अभी टाइम है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो लाजमी इस पर अप्लाई करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस हमारा डिपेंड करेगा कि इसमें जो जो मेजर्स हैं एडवर्टीज़मेंट पे शो हुए हुए, इसमें ये 9 मेजर्स शो हुए हुए हैं। प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग, एग्री इकनॉमिक्स, रिसोर्स इकनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकनॉमिक्स। ये अब सिलेबस को आपने सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी इसलिए हमने किया है कि इसको हमने फोकस करना है कि इसकी बेस पे ही हम स्टडी प्लान बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने इन डेज़ में ये 9 मेजर्स को कैसे फॉलो करना है। ये 9 मेजर्स हैं, आपने इनकी बेसिक्स को कैसे आपने इसको टच करना है, आपने इसके MCQs कैसे करने हैं। पूरी स्ट्रेटजी, हमारा पूरा स्टडी प्लान इस पे ही बेस करेगा कि हमारे पास 9 मेजर्स हैं। तो कई बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं कि किसी एक मेजर पे ज़्यादा फोकस कर लिया, जो उनका अपना मेजर है उसकी बेसिक्स भी पढ़ेंगे, उसकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे, उसके MCQs भी करेंगे, इतनी देर में टाइम गुजर जाता है और बाकी कई मेजर्स उनके रह जाते हैं। क्योंकि ये 9 मेजर्स में से ही पेपर आना है, तो कोई प्रपोर्शन नहीं डिवाइड कि कौन से मेजर से कितना पेपर आना है। तो इसलिए आप लोगों ने सारे मेजर्स को लाजमी टच करना है। और ये है कि किसी एक मेजर्स में से मोस्टली कि आ जाए 40% आ जाए, 50% आ जाए, 20% आ जाए, कोई प्रपोर्शन नहीं है कि इस मेजर का ज़्यादा आएगा या इस मेजर का कम आएगा। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स अपने मेजर पे ही ज़्यादा फोकस करने की वजह से बाकी मेजर्स को टच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पाते। पेपर पैटर्न है, इसको भी जहन में रखते हुए हमने प्रिपरेशन करनी है। 100 MCQs आएंगे, 90 मिनट्स का हमारे पास टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और देखने में लगता है कि सिर्फ 0.25 कट रहे हैं तो कोई मसला नहीं, तो स्टूडेंट्स 100 के 100 MCQs ही अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। तो हम ये नेगेटिव मार्किंग का ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो 1 आपका नंबर कटेगा, नेगेटिव मार्क होगा। इसमें ये है कि अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो आपने भी सुना होगा, हमारे साथ भी हमारे जो साथ फेलोज़ थे उनके साथ भी यही होता रहा है कि वो फुल MCQs ही अटैम्प्ट करके आते रहे, जिसकी वजह से चंद पॉइंट्स के बेस पे उनका मेरिट बनने से रह जाता था, फिर बाद में रिग्रेट करते थे। इसलिए स्ट्रैटेजिकली अपना पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। और ये एक प्रॉपर एक हमारा सेशन होगा जिसमें पेपर अटैम्प्ट करने का बताया जाएगा कि आपने किस स्ट्रैटेजी के थ्रू पेपर अटैम्प्ट करना है। तो वो इंशाल्लाह जब हमारा पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उन डेट्स में हम ये पूरा सेशन रखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपने किस स्ट्रैटेजी के थ्रू अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। पासिंग मार्क्स वैसे तो 40 मार्क्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ पास नहीं करना टेस्ट को, हमने हाईएस्ट मार्क्स की तरफ जाना है। अगर आप एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मेरिट पे compete करना चाह रहे हैं तो आपको 70+ मार्क्स लेने पड़ेंगे। और ये बात आपने जहन में रखनी है अभी से कि हमारा मकसद अभी सिर्फ टेस्ट पास नहीं करना, हमारा पर्पस ये है कि अच्छे मार्क्स में, हाईएस्ट मार्क्स में टेस्ट को पास करना है। क्योंकि एकेडमिक के मार्क्स जो हैं वो आपके मोस्टली थोड़े ही मार्क्स का फ़र्क होता है, सब स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट करीब ही होते हैं। लेकिन जो टेस्ट के आपके जो टेस्ट के मार्क्स हैं ये आपके मेरिट बनाएंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स आ जाते हैं टेस्ट के तो इन केस अगर आपके एकेडमिक्स में थोड़े कम हैं या अगर आपके आगे जो आपका इंटरव्यू है उसमें किसी वजह से आपके मार्क्स कम होते हैं, लेकिन अगर आपके एक अच्छे मार्क्स हैं आपके रिटन पेपर में तो आपको आगे आने पे, आपको मेरिट पे आने पे कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आप 60 मोस्टली जो हमारा पास्ट सीट्स देखें तो 65 to 70 मार्क्स मिनिमम चाहिए जो उन पार्टिसिपेंट्स जो कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। पासिंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए 50 हैं, लेकिन इसमें भी ये है कि आपको 70+ मार्क्स ग्रैब करने पड़ेंगे ताकि आप मेरिट पे आ सकें और सिलेक्शन हो सके। इंटरव्यू के लिए जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह जब इंटरव्यू होगा तब हम एक अलहदा सेशन रखेंगे जिसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशंस की बताया जाएगा। और एक सीट के लिए आप सिर्फ 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन आप अभी से यही समझें कि ये आपका पहला और आखिरी चांस है और इस पे ही आप बिल्कुल अपना 100% दें ताकि आप सीट को कर सकें। अच्छा, स्टडी सोर्सेज, अब हमने इसमें बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है आपने वो देख लें। इसके अलावा 1000 MCQs जो हर मेजर के वो हैं, पाक MCQs। अब स्टडी सोर्सेज वैसे तो बुक्स भी बहुत सारी हैं, हर मेजर की जो बेसिक्स की बुक्स हैं वो हैं, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है और दूसरा ये कि मेजर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 9 मेजर्स हैं। तो इस वजह से बुक्स जो हमने वो इसलिए वहाँ पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जाके बुक्स को स्टडी करें और वो करें। हमारा ये स्ट्रेटजी भी यही होगी कि हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है बेसिक्स पे। तो बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है उस पे फोकस करना है और हर मेजर को, ताकि हम उसको रीड कर सकें। इसके अलावा जो हमारा जो हमारे जो सेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे 1000 MCQs पे। हर मेजर के 1000 MCQs हम उसकी मॉक एक्टिविटीज़ हर डेली हुआ करेंगी जिसमें आपने अटैम्प्ट करने हैं MCQs। तो ये है कि जो इतने लिमिटेड टाइम में हम पूरी बेसिक्स पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो हम चंद मेजर्स ही कर पाएंगे, जिसकी वजह से बाकी मेजर्स हमारे पास कवर नहीं हो सकेंगे। तो आप लोग अगर अपने पर्सनली आप लोग रीड करना चाह रहे हैं आप करें, आप अपने बेसिक्स के आपको साथ नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे हर मेजर के। आप लोग वो अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहते हैं तो लाजमी उनको रीड करें। लेकिन ये है कि हम आपके पास साथ जो मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे आपने उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। रोज़ के कुछ MCQs ही आया करेंगे, इम्पोर्टेंट MCQs वो हम आपके साथ शेयर किया करेंगे। आप लोग लाजमी उसको अटैम्प्ट करें और रोज़ का रोज़ ही, ताकि होता रहे और हम सारे मेजर्स के MCQs कम अज़ कम कवर कर लें।
और इसके अलावा आप पाक एमसीक्यूज़ पे भी हर मेजर के एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, तो आप लोग अपने फ्री टाइम में अगर आप बैठे हैं तो वो उन एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करें और उनको भी देखते रहें। अच्छा, सब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसकी तरफ हम देखते हैं। सबसे पहले है कि स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट। इसका मतलब ये है कि हम मोस्टली 99% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जब उनको मैसेज आ जाता है या मैसेज से कोई 5-7 दिन 10 दिन पहले फिर उनको टेंशन शुरू होती है कि हमने स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और आप खुद सोचें 9 मेजर्स और उनको कवर करना है और आपके पास सिर्फ 1 वीक है टेस्ट के लिए, तो आप कैसे करेंगे? इसलिए आपने अभी से आज से ही हमने स्टार्ट करना है इसको, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकें। इसके अलावा जब इतनी लेट हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इसमें ये हो जाता है कि 2 से 3 मेजर्स जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, ये रह जाते हैं आपके, जिसकी वजह से ये भी चूँकि प्रपोर्शन कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि किस मेजर से कौन सा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम एक पेपर आया था, उसमें एग्री इकनॉमिक्स में कम एक मेजर पोर्शन आ गया था पूरे टेस्ट में। तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि ये मेजर जो है लेस इम्पोर्टेंट है, इसको कम कर लें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने हर मेजर को इक्वली इम्पोर्टेंट समझते हुए प्रिपरेशन करनी है। और ओवर फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट ओनली, इसका मतलब ये है कि जिस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेजर को फोकस करते हैं, उसकी बेसिक्स को भी पढ़ेंगे, उसके जो बुक्स हैं उनको भी देखेंगे, उनके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, वो अपने मेजर के अराउंड ही वो प्रिपरेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी मेजर्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद ये जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रिव्यूइंग एरर्स फ्रॉम मॉक टेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप भले हमारे ग्रुप्स में, इन गैप्स आई के ग्रुप्स में आप हैं, भले आप जो भी बाकी ग्रुप्स में हैं आप वहाँ पे एक्टिव रहें, वहाँ पे जो भी आपके पास टेस्ट दे रहे हैं, आपकी तैयारी है नहीं है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने वो टास्क किया है नहीं किया, आपने मॉक टेस्ट को लाजमी अटैम्प्ट करें और जो टेस्ट के एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं उनको लाजमी देखें कि इनके सही आंसर्स क्या हैं। इसी तरह आपकी प्रिपरेशन होगी। हम स्टूडेंट सोचते रहते हैं कि हमने तो पहले ये इन्होंने टास्क दिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्होंने कहा था कि फ़र्स्ट 300 एमसीक्यूज़ में से टेस्ट आएगा, तो हमने तो अभी पढ़ा नहीं, जब पढ़ेंगे तब इस मॉक टेस्ट को करेंगे हम। लेकिन आपने ये नहीं सोचना आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने टेस्ट को लाजमी हर ग्रुप में जो टेस्ट शेयर हो रहे हैं उनको लाजमी अटैम्प्ट करते जाएं। गलत होंगे ठीक होंगे, अगर गलत होंगे तो उसमें आपको कौन सा किसी ने कहना है कुछ, आप आराम से तैयारी कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर टेस्ट को, और ये जो भी मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो अपडेट्स आ रही होती हैं, सबको रीड करें, क्योंकि मोबाइल तो 24 घंटे हमारे हाथ में होता है। तो आपने इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प आउट हो जाती है। फिर जो ये पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 0.2 मार्क्स की ही तो बात है, मैं 100 के 100 अटैम्प्ट करके आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, तो ये आपने निगलेक्ट नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरिट जो है उसमें आप आने से रह जाते हैं। आपने जो है ये भी नहीं करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पीबीजी की हूँ तो मुझे एक आईडी मुश्किल लगेगी, तो मैं आईडी के या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के वो मुश्किल जो हैं फार्मूलाज या उनके एमसीक्यूज़ हैं उन पे स्टक हो जाऊं और मैं कहूँ कि ये तो मुझसे नहीं हो रहा। जो मुश्किल लग रहा है, जो ज़्यादा टफ लग रहा है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, समझने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दें। बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी एक्स्ट्रा जो है वो टफ़ क्वेश्चन या टफ़ टॉपिक के पे ना गुजारें। उससे अच्छा है कि ये है कि आप अल्टरनेटिव ये है कि आप उसके दूसरे जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं उनकी तरफ उनको रीड आउट कर लें। और ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये तो पेपर अटैम्प्ट के करने के हवाले से है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड नहीं करते। अच्छा, ये जो मैंने टेस्ट दिया था पीबीजी का, इसमें
आप यकीन करें कई एमसीक्यूज़ ऐसे थे जिनकी स्टेटमेंट्स में दूसरे एमसीक्यूज़ के आंसर्स छुपे हुए थे और वो टफ़ क्वेश्चंस थे, लेकिन बार बार 2 से 3 दफ़ा आप एमसीक्यूज़ को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एमसीक्यूज़ इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि ये ही बात उस एमसीक्यूज़ में भी हो रही है। तो मेरे मोस्टली एमसीक्यूज़ में मैंने आंसर मेरे उसी पेपर में से ही मुझे मिल गया था। तो ये आप लोगों ने इसलिए इस बात को ओवरलुक नहीं करना और फर्स्ट टाइम ही आपने पेपर अटैम्प्ट नहीं करना, पहले पेपर को अच्छी तरह रीड आउट करना है। जो इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको तो बार बार रीड आउट करें, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स में ही आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स के हिंट मिल जाते हैं। अब हमारे पास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमने क्या रखनी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है कि आपने डेली स्केजुअल में से 2 से 3 घंटे लाजमी देने हैं। इसमें यह है कि 2 से 3 घंटे में आप अपना प्रिपरेशंस करें, आप टेस्ट को सॉल्व करें। इसके अलावा आप ये जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं उनको रीड आउट करें, यानी कि अपने दिन के 2 से 3 घंटे आप लाजमी निकालें ताकि उसको प्रिपरेशन कर सकें। और हम ये चाह रहे हैं कि हम डेली एमसीक्यूज़ शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो डेली के डेली ही एमसीक्यूज़ जो हैं सॉल्व करें। तो आप भी अपना टारगेट बना लें कि जो भी टेस्ट आएगा आपने भले वो आपने असाइनमेंट अपनी की है नहीं की है, आपने टेस्ट को लाजमी जो है वो अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा जो आपके पास मुश्किल नोट्स जो होंगे, आपको पॉइंट्स मुश्किल लग रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखते रहें, उनके नोट्स बनाते रहें और उनको रिवाइज करते रहें। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे जब आप टेस्ट के नज़दीक या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज करने में भी आपकी हेल्प आउट करेंगे। और इंटरव्यू में भी आपके पास वो की नोट्स होंगे तो इंटरव्यू में भी वो आपकी प्रेपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। मोटिवेशन एंड माइंडसेट के लिहाज से ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं ये आपने दिन का जो भी टास्क हो जो भी है वो करना है, थोड़ा करें ज़्यादा करें लेकिन करना ज़रूर है। और कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि ये हमें भी ये पोस्ट मिल सकती है और हमारे लिए ही ये पोस्ट है। जो सक्सेस है पीपीएससी में उसमें सबसे जो हार्ड वर्क या मेहनत जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसका रिवॉर्ड आपको ही मिलना है। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई सिफारिश, कोई बंदा, कोई चीज़ ये आपसे आपका रिवॉर्ड नहीं छीनेगी। इन केस मतलब आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती तो इसका रिवॉर्ड आपको किसी और वे में लाजमी मिलेगा, लेकिन ये मेहनत का फल कभी रायगा भी नहीं जाएगा, वो आप तक ही आएगा। और दूसरा कंसिस्टेंसी कि आपने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके आपने रोज़ का रोज़ आपने लाजमी करना है। अगर किसी दिन मोटिवेशन लो है फिर भी आपके जहन में कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम पढ़ते हैं हमारे जहन में कोई बात ही नहीं जा रही होती, हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उस दिन भी आपने अपना लाजमी रीड कर लें। आपसे नहीं कुछ हो रहा, आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन वैसे ही रीड कर लें। वो आपको आपके जहन में स्टोर होती जाएगी। कभी टेस्ट में बैठे हुए एकदम क्लिक कर जाता है कि अच्छा उस दिन मैं लो मोटिवेटेड था और उस दिन मैं ये टॉपिक रीड कर रहा था, तो वो आपके सामने अल्लाह की तरफ से आपके सामने सारी स्क्रीन की तरह चीज़ें चलने लग जाती हैं और आपको हेल्प आउट हो जाती है। और राइट स्ट्रेटजी के बगैर आप प्रिपरेशन नहीं करें, आप अपना लेआउट लाजमी बना लें। इसमें स्ट्रेटजी में ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि पहले जो आसान चीज़ें हैं उनको हम कर लें। जिस तरह मैं अपना बताऊं तो अगर मैं पीबीजी से हूं तो मैं अपनी स्ट्रेटजी अपने लिहाज से ये बनाऊंगी कि सबसे पहले मैं पीबीजी को कर लूँ ताकि मेरे जहन से प्रेशर कम हो के चले एक मेजर मैंने कर लिया। फिर पीबीजी से करीब जो मेजर्स हैं जो हमारे जो इंटर रिलेटेड हैं, एग्रोनॉमी है या पैथोलॉजी है, ये जो इंटर रिलेटेड मेजर्स हैं उनकी प्रिपरेशन की तरफ आऊँ कि वो मेरे सब्जेक्ट से मिलते जुलते हैं, वो मेरे लिए आसान है। और अगर लास्ट पे इकनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, अगर वो टफ़ लग रहे हैं मुझे तो वो मैं आखिर पे रखूँ, क्योंकि शुरू में एक दफ़ा आपको स्टार्ट करने में भी मुश्किल होती है। अगर आप कोई मेजर ही टफ़ जो है वो चूज़ कर लेंगे तो आपकी मोटिवेशन शुरू में ही ज़ीरो हो जाएगी और आप फिर 1-2 दिन तैयारी के बाद आप फिर छोड़ देंगे कि देखी जाएगी या मुझसे नहीं होगा। और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो मुश्किल चीज़ें पहले करते हैं ताकि उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए कि ये
मुश्किल चीज़ें मैं अब कर चुकी हूँ, तो लास्ट पे जो लास्ट डेज होंगे उसमें जो मेरे पास आसान चीज़ें हैं मैं उनको ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस स्ट्रेटजी को लेकर चलता है। तो आपने भी अपने अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेटजी बना लेनी है कि आपने पहले कौन सा मेजर को करना है, फिर कौन से मेजर को करना है। ये एक प्लान बना लें अपने बना के अपनी नोटबुक के सबसे पहले पेज पे लिख लें कि आपने सबसे पहले कौन सा मेजर करना है, उसके बाद कौन सा मेजर करना है, और वो लिस्ट बना लें। और जब वो मेजर हो जाए तो उसको क्रॉस कर दें। इससे आपका स्ट्रेस इतना रिलीज़ होगा और आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि मेरी प्रिपरेशन हो रही है। अब जब आप 1 मेजर, 2 मेजर, 3 मेजर्स को क्रॉस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जो मुश्किल चीज़ भी होगी वो भी आप में उसके लिए में भी इंटरेस्ट पैदा होता रहेगा और आप उसकी भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। फिर ये है कि आपने अपनी प्रोग्रेस को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना कि लो इतने टाइम में उसने तो 3 मेजर्स कर लिए हैं, मेरे से तो 1 मेजर भी नहीं हुआ, या फिर उसके MCQs में इतने मार्क्स आ रहे हैं, फलां के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, और जो इसलिए मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। ये चीज़ आपने नहीं करनी। हर किसी का अपना जर्नी होता है। आजकल तो चैट GPT का ज़माना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एज़ इट इज़ क्वेश्चंस उठाते हैं, चैट GPT पे डालते हैं, आंसर पूछते हैं और वो टेस्ट सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा शेयर कर रहा है, तो उसके पास नॉलेज भी उतना ही हो। तो इसलिए किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है। फिर आपने मतलब अगर आपने ये आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे ये जॉब मिले, तो आपने उस पर काम करना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ आप देखते रहो, आपने रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा करके काम करते रहना है, तो इंशाल्लाह आप लाजमी अटेम्प्ट करोगे। ये हमारे पूरे जो लेक्चर का निचोड़ इसी में है कि आपको स्टेप 1 मुश्किल लगेगा कि इतने ज़्यादा मेजर हैं और मेजर को शुरू करने की प्रिपरेशन कैसे, टाइम कैसे निकलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में टाइम नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स हैं तो उनकी और तरह की रूटीन चल रही है, टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन स्टेप 1 ही डिफ़िकल्ट होता है। फिर आप एक दफ़ा वो उठा लेंगे, आपने ठान लिया है कि मैंने ये प्रिपरेशन करनी ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर आगे स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 वो आपके लिए आसान से आसान होते जाएंगे और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। और ये लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके पास अभी आप सोच रहे हो कि मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, मैं अभी बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन लास्ट पे जाके आप एकदम जंप करना चाहोगे कि अच्छा आज की रात मैं 1 मेजर पढ़ लूँ, 1 वीक रह गया और इन वीक्स में रोज़ का 1 दिन 1 मेजर को दे दूँ, तो वो आपसे कभी भी नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके चंद टर्म्स पढ़ के, कुछ MCQs सॉल्व करके, बेसिक्स पढ़ के आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थोड़ा थोड़ा करके स्टेप चलते जाएं तो इंशाल्लाह आपका सारा कवर हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप बेसिक के अगर आपके पास बेसिक के नोट्स को रीड आउट करना चाह रहे हैं तो वो वेल एंड गुड, लेकिन आप अगर स्मार्ट स्टडी करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर की जो डिक्शनरी है आप उसको लाजमी फॉलो आउट करें कि इन जो मेजर्स की ना आपके पास ग्रोसरीज़, जो इम्पोर्टेंट ग्रोसरीज़ है ना, वो आपके पास आ जाएं, आप उनको देखते रहें। वो एग्रीकल्चर की बुक, बेसिक एग्रीकल्चर की बुक में भी वो चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे पास मटेरियल होगा हम भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लाजमी वो देखते रहें, उनको रीड आउट करते रहें। जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो छोड़ दें, मतलब डिस्कस करें, एक दूसरे से याद करने की कोशिश करें, लेकिन स्टक ना हो, करते रहें, हो जाएगा इंशाल्लाह। जो चीज़ नहीं हो रही, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको हाईलाइट कर लें, उसको बाद में कर लें। जिस टाइम आप थके जहन के साथ हों उस टाइम उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें, उसको रीड करने की कोशिश ना करें। जब आप फ्रेश माइंड के साथ होंगे तो इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था। इसमें जो हमने सारी डिटेल्स शेयर की हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम ये लेके चलेंगे कि हम आपके साथ हर मेजर के हमने फोकस करना है उसके बेसिक्स के MCQs पे। अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 1000 MCQs की ही फ़ाइल शेयर की जाती है, हालांकि उस फ़ाइल में भी 1000+ MCQs होते हैं, 1500 या 2000 इतने MCQs होते हैं। लेकिन अगर हम एक लेआउट बनाने की कोशिश करें तो देखें तो 1000 MCQs पर मेजर और 9 हमारे पास मेजर्स हैं।
तो 1000 × 9 MCQs तो यही हो गए हैं। और हमारे पास अगर 30 डेज़ या हम 22 डेज़ या 24 डेज़ पे डिवाइड कर लें तो ऑन एन एवरेज मतलब जो हमारे पास टाइम है वो सिर्फ ये है कि उस टाइम में कि रोज़ के हम 300 से 400 मेजर जो MCQs हैं ना उनको लाजमी कवर करें। तो ये आपने अगर ये बेसिक्स के MCQs ही कर लें तो हमारे पास ये प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम रोज़ के 300 MCQs या 400 MCQs का आपके साथ शेयर करेंगे। आपने उनको देखना है, उनको रीड करना, उसकी हम टेस्ट शेयर करेंगे। वो मॉक टेस्ट आपने लाजमी रोज़ का रोज़ अटैम्प्ट करना है। जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और जो जिन पे कन्फ्यूजन होगी वो आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आप लोगों ने कनेक्ट रहना है और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, आप ग्रुप्स में लाजमी बताएं, आप इंडिविजुअली मैसेज कर दें लाजमी, ताकि आपको वो अगले लेक्चर में वो सारी डिस्कशंस हो जाएं। तो हम अभी फोकस सिर्फ हम 1000 MCQs पे ही करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी अपने ये सेशन करवाने से पहले हमने जितने भी जो AOs थे, जो हमारे टीचर्स हैं डिपार्टमेंट के, सबसे डिस्कशन की। तो वो कहते हैं कि इतने टाइम में आप बेसिक्स को टच कर लें, आप MCQs को कर लें तो यही आपके लिए काफ़ी है। तो आप लोगों ने आपके साथ ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो अब हम ये हमारा सारा आज का लेक्चर था। अब हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ की तरफ, या उनकी जो भी इस सारे सेशन से रिलेटेड जो भी उनकी कन्फ्यूजन्स हैं उनके लिए नुमान खाली से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो क्वेश्चंस को लें ताकि हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं इफ़रा अमजद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। और ये सेशन जो है आपके लिए, जो गाइडेंस सेशन जो था या इंट्रोडक्टरी सेशन जो था, वो आपके लिए जो है उन्होंने उसके लिए टाइम निकाला। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं कि जो आप स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस आपके लें और उनको आंसर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, ये तो मतलब कि मुझे इतना मैसेजेस आए हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमने पहला एक ग्रुप बनाया था तो वो कंप्लीट हो गया, उसमें 1000 मेंबर्स कंप्लीट हो गए। तो दूसरा ग्रुप बनाया तो उसमें भी तकरीबन 960-70 मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये बार बार मैसेजेस जो अलग में आते थे कि इस सेशन की हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको खुद ही दे दूंगा कि इस सेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सेशन है ये कम्प्लीटली फ्री है। इसमें जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप ही ज्वाइन करना है। जो भी मटेरियल, जो टास्क, जो डेली बेसिस पे जो भी हमारा रूटीन जो हमने एक लेआउट बना लिया है उसके हिसाब से हम खुद ही चलते जाएंगे और हम आपको जो है ना, जो भी हमने टास्क देना होगा, लेक्चर देना होगा, उसका टाइम जो है वो आपके साथ ग्रुप के अंदर ही शेयर कर दिया करेंगे। और ये जो हमारे तकरीबन जितने भी लेक्चर्स जो होंगे या टेस्ट का टाइम होगा वो इवनिंग में ही होगा, ताकि क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो शाम को फ्री होते हैं तो उनके लिए आसानी होती है। इसलिए हम उसको मॉर्निंग में या लेट नाइट में नहीं रखेंगे, बल्कि हम तकरीबन से 8 या 9 बजे के दरमियान ही ये जो सारा सेशन है इसे इंशाल्लाह कंप्लीट करवाएंगे। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि इस टेस्ट में जनरल नॉलेज आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं इफ़राम जैसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस क्वेश्चन का जब आंसर दें। जी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि ये 9 मेजर्स के साथ साथ क्या हम जनरल नॉलेज की भी प्रिपरेशन करें। तो अभी तक इस टेस्ट के सिलेबस में जनरल नॉलेज का पोर्शन का अनाउंस नहीं किया गया और ना ही आएगा। लेकिन इन केस अगर आता भी है तो वो लास्ट पे टेस्ट से पहले जब सिलेबस आपका उधर ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर वहाँ पे जब ये अपलोड होगा तो आपको भी आगाह कर दिया जाएगा। तो आपने इसलिए जनरल नॉलेज को बिल्कुल फोकस नहीं करना, अभी आप अपने मेजर्स की ही प्रिपरेशन पे फोकस करें। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं ये भी क्वेश्चन, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये कह लें कि कोई 15-20 लोगों ने क्वेश्चन ये किया मेरे साथ कि क्या फॉरेस्ट्री वाले, हॉर्टिकल्चर वाले और बॉटनी वाले इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जी ये जो मेजर्स की लिस्ट बताई गई है सिर्फ उसी मेजर के स्टूडेंट्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड टीम वाले कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम मतलब पीबीजी की सीट्स हैं तो क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें जो मेजर्स की लिस्ट आपके पास साथ एडवर्टीज़मेंट में शो की गई है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन जो है ना बड़ा बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सादा सा सवाल है। हालांकि वो इसको अगर एडवर्टाइजमेंट को देखें तो उसके अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा था, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एमएससी ऑनर्स की डिग्री चाहिए या बीएससी ऑनर्स की डिग्री चाहिए। जी इसमें एडवर्टीज़मेंट आप अप्लाई करने से पहले भी एडवर्टीज़मेंट को लाजमी देखें, और जब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप उस वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन जब खोलेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी इसमें ना एमएससी की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की सीट्स होती हैं एक्सटेंशन में, उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी होता है। वैसे भी अगर आप पीपीएससी को देखें तो आपकी जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो ग्रेजुएशन बेस होती हैं, उसमें ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है। लेकिन जब ये साइंटिफिक ऑफिसर या थोड़ी सी मतलब कि फील्ड के अंदर ज़्यादा ही स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, फिर उसके लिए जो है वो फर्दर मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वरना मोस्टली सीट्स जो हैं वो आपकी ग्रेजुएशन बेस होती हैं, तो ये सीट भी ग्रेजुएशन बेस ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप डेली हमें कितने एमसीक्यूज़ दिया करेंगे याद करने के लिए। जी अभी हमने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर हम डिवाइड करें सारा डेज़ को और एमसीक्यूज़ को, तो अगर डेली के हम 350 to 400 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें या उनको देखें तो फिर हम सारे मेजर्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा फिगर सुन के एकदम स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि इतने एमसीक्यूज़ एक दिन में कैसे होंगे। तो आपने इसके लिए ये स्ट्रेटजी बनानी है कि आपने रीड कर लेना है, लाजमी रीड कर लें। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है आप रीड कर लें, जो चीज़ आ रही है याद आपको समझ आ रही है वेल एंड गुड, जो नहीं समझ आ रही आप उसको हाईलाइट कर लें, उसको स्टैरिक कर लें। और जो आपको टेस्ट दिए जाएंगे उसमें भी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उन 300 से 400 एमसीक्यूज़ में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो दिए जाएंगे। और जो हमारा जो लेक्चर्स हुआ करेंगे वो भी हम पहले एक लेक्चर कंडक्ट करवाया करेंगे जिसमें उन 400 एमसीक्यूज़ में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या डिफ़िकल्ट वन होंगे हम उनको प्रॉपर्ली डिस्कस किया करेंगे और उनको आपको वो सारा उसके साथ करवाया जाएगा। फिर उसका टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट को आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होगा। तो इसलिए इतना बड़ा फिगर सुन के एकदम घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ एक ही दिन में करवा रहे हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने सिलेबस को अपने जहन में लाजमी रखना है कि सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ही हम प्रिपरेशंस करेंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा क्योंकि इस सेशन को जो है वो टोटली मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन ये कि इसमें जो कंडक्ट करवाएंगे वो हमारे पास डिफरेंट स्पीकर्स होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है वो इन डिटेल जो है वो हमें तैयारी करवाएंगे या जो है वो मतलब कि जनरल तैयारी करवाएंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम इसमें आपकी तैयारी जो है वो जनरल तैयारी करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम इन डिटेल चले जाएं तो 9 मेजर्स हैं, इन डिटेल में जब बच्चे जाते हैं तो इन डिटेल में आप तैयारी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो है वो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट जिस दिन आपकी डेट ख़त्म हो जाएगी उसके जो है वो 30 to 40 डेज़ के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा। और आजकल पीपीएससी जो है वो टेस्ट बड़ा फास्ट ले रहा है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट जो हुई होती है उसी के वो पहले सारे टेस्ट कंडक्ट करवा लेता है, फिर जो है वो दूसरी ऐड जो है वो चलाता है। तो उसमें यह है कि आपका मोस्टली चांसेस हैं कि 20 अक्टूबर के बाद आप गिन लें कि आपके पास 30 to 35 डेज़ हैं, उसके बाद आपका टेस्ट जो है वो हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। जो टेस्ट लेस्ट होते हैं उसमें मोस्टली कोई ना कोई इशू या कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो टेस्ट डिले होता है, वरना टेस्ट जो है वो डिले नहीं होता। तो इसमें जो है वो आपकी तैयारी जनरल करवाई जाएगी, इन डिटेल नहीं करवाई जाएगी। इन डिटेल ना टाइम है, और इसमें आपको भी मशवरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक ही मेजर को पकड़ के उसकी इन डिटेल उस मेजर की एक ही बुक निकाल लें और उससे शुरू कर लें, तो इन डिटेल तैयारी आप नहीं कर सकते। इसमें थोड़ी सी आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने सारे मेजर्स को कवर करना है। जैसा कि इफ़रा ने आपको पहले भी बताया कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक मेजर में से एक मेजर पार्ट आ जाता है पेपर में, और जो उस मेजर को हम समझ रहे होते हैं कि ये जो 3
3-4 मेजर हैं, ये बहुत ही अहम है, तो उनमें से वो 3-4 को मिला के भी उतने एमसीक्यूज़ नहीं बन रहे होते कि जो दूसरा जो मेजर होता है आपने जिसको निगलेक्ट किया होता है, छोड़ा होता है सब ने कि यार ये नहीं आएगा, इसको ज़रूरत नहीं है करने की, तो उसके एमसीक्यूज़ अकेले के जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इनमें प्रोपोर्शन नहीं होता कि हर एक में से 10-10 एमसीक्यूज़ आने हैं, 12-12 करके 100 पूरे होने, तो ऐसे नहीं होता। तो इसमें कोई रेशो नहीं है, तो इसलिए आपको हर एक पे फोकस करना है, हर एक को तैयारी करनी है। अगर आपको स्किप करेंगे तो आप जो है वो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं होगी, आप टेस्ट तो पास कर जाएंगे लेकिन आप उस सीट के लिए रिकमेंड नहीं होंगे। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सीट के लिए चांस जो है वो कब ज़ाया होता है? इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपने टेस्ट ही क्लियर नहीं किया तो आपका चांस ज़ाया हो जाएगा, फिर उसके 40 से मार्क्स अगर कम आ जाएं। सेकंड ये है कि अगर आप 40 से ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए तो वो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। थर्डली, अगर आपने मार्क्स भी टेस्ट भी पास कर लिया और आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और आप इंटरव्यू में 50 से मार्क्स कम ले लिए हैं, तब आपका एक चांस ज़ाया हो जाएगा। यानी कि एक है ये है कि आपने टेस्ट में 40 से कम मार्क्स आए हैं और अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है या इंटरव्यू में आप रिकमेंड हो गए हैं तो इंटरव्यू में आपने 50 से कम लिया, इन दोनों केसेस में आपका चांस ज़ाया हो जाएगा। जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन था। तो मोस्टली आप ये समझ लें कि अगर किसी ने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो उसका सीट के लिए चांस ज़ाया नहीं होता, लेकिन ये कि आपने इसको ये चीज़ नहीं समझनी कि मेरा चांस नहीं ज़ाया हो रहा तो मैं ना करूँ, क्योंकि रिटन टेस्ट में अगर आपके 40 से कम आएंगे तब आपका चांस ज़ाया होगा। अगर 40 से ऊपर नंबर आ गए, बेशक आप इंटरव्यू में रिकमेंड नहीं हुए, तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, वहाँ पर आप इंटरव्यू देने गए हैं और 50 से ऊपर नंबर आ गए, बेशक आपका मेरिट नहीं बना तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने इसको कम तवज्जो देनी है, कोई नहीं, जब दोबारा सीट्स आएंगी तो मैं तब तैयारी कर लूँगा। तो जो एओ की सीट्स हैं, ये जो सीट्स हैं ये मतलब कि काफ़ी ड्यूरेशन के बाद आती हैं, तो तकरीबन 1.5-2 साल का जो बीच में गैप आ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि 1.5-2 साल बाद सीट्स ना आएँ, तो इसलिए आपने इनको यही समझ के तैयारी करनी है कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है और मैंने इस चांस को ज़ाया नहीं करना। अच्छा जी, इसमें एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जो मिस इफ़रा अमजद हैं उनकी सिलेक्शन हुई है पीपीएससी के थ्रू 17 स्केल में, रीसेंट सिलेक्शन है, तो वो अपनी जो है वो सक्सेस जर्नी जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें, क्योंकि हमारे दरमियान में बड़ी एक रूमर्स बनी हुई हैं कि सिफारिश के बगैर जो है वो सिलेक्शन नहीं होती। तो क्या ये वाकई सच है? ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया कि जो है हमारा ये मिथ बनी हुई है। हमारा भी यही माइंडसेट था कि गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनमें सिफारिश के बगैर नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी मेहनत की है और अगर आपने अपने साथ सिंसेरिटी के साथ आपने मेहनत की है तो इंशाल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अब अगर मैं अपनी बात बताऊं, ये मेरे साथ जितने भी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स थे जो ये साइंटिफिक ऑफिसर सेलेक्ट हुए हैं, मैं मतलब मोस्टली का मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि उन्होंने वाकई ही कई साल प्रिपरेशंस की हैं, अपने जॉब एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, फिर वो हैं और वो एलिजिबल हुए हैं इस पोस्ट के लिए। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरी एकेडमिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे थे, और सेकेंडली जो हम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक दफ़ा टेस्ट पास हो जाए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएं, फिर आगे देखा जाएगा। तो ऐसा ये है कि आपने टेस्ट में मार्क्स अच्छे लेने हैं। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रिटन में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। शायद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो थे उनमें शायद हाईएस्ट मार्क्स ही मेरे होंगे। तो मेरे रिटन में मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से इंटरव्यू में मेरे पास इंटरव्यू में अगर आपका बैड डे भी चलता है या आपका किसी वजह से कम मार्क्स भी आ जाते हैं, आपका 70+ नहीं भी ग्रैब कर पाते, लेकिन आपके रिटन में अच्छे मार्क्स हैं तो आप लाजमी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और हमारे पास ये भी एग्जांपल है हमारे कोलीग्स में कि उनके जो है रिटन में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन जब उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने 80+ मार्क्स गेन किए, तो उसकी वजह से उनकी सिलेक्शंस हो गए। तो आपने
इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सिफारिश के बगैर नहीं होगी। सिफारिशें होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन अगर आपके 90% तो मुझे लगता है कि मेरिट की बेस पे होगा। अगर 10% चल भी रही हैं तो वो एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है, और वो सारा तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। जी ठीक है मिस इफ़रा, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमारा जो आज का सेशन था, ये इंट्रोडक्टरी सेशन था। इसमें बस लास्ट में इसको वाइंड अप करते हैं। इसमें हम आपको डेली बेसिस पे टास्क दिया करेंगे कि आपने इतने एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके लिए नोट्स भी आपको ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगे। आपको अलग से सेपरेट से हमें मतलब मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें पता है, हमने जो एक लेआउट बना लिया उसी के थ्रू हमने आपका जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो आपको बता दिया जाएगा कि ये जो नोट शेयर हुए हैं इसमें से आपने इतने पेजेस या इतने एमसीक्यूज़ आपने याद करनी है। तो नेक्स्ट डेट 24 घंटों के बाद उसका जो टेस्ट है वो आपका गूगल फॉर्म पे क्रिएट करके आपको भेज दिया जाएगा। तो आपने गूगल फॉर्म पे आपने उस टेस्ट को करना है, और कोशिश करनी है कि उस टेस्ट में आप चीटिंग ना करें, अपने सामने नोट्स ना करें, क्योंकि हमें जो है वो आपके मार्क्स के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये कि आपके लिए वो बड़ा ज़रूरी है। आपने ये नहीं कोशिश करनी कि हम जो है वो हमारे मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आए टेस्ट में, आपने बल्कि ये खुद देखना है कि मैं कहाँ से मार खा रहा हूँ। मैंने आज जो है वो मुझे इतना टास्क दिया गया था 300 एमसीक्यूज़ का, 350 एमसीक्यूज़ का, तो मैंने ये जो जब याद किए तो इसमें से जब टेस्ट आया तो क्या मैं टेस्ट को क्लियर कर पाया हूँ या नहीं कर पाया। और पीपीएससी में एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि टेस्ट जो है वो 100% जो है वो एमसीक्यूज़ वैसे के वैसे नहीं आते, उसमें कभी कभार स्टेटमेंट चेंज भी जाती है। तो हल्की सी बात का स्टेटमेंट चेंज होने के साथ जो है आंसर टोटली जो है वो उसकी उलट हो जाता है। तो ये भी हम इस तरह भी किया करेंगे कि आपको नोट्स में जो दी गई है तो उसमें मतलब कि स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी तब्दीली भी कर सकते हैं। हो सकता है जवाब उसी के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर ही मौजूद हो। तो क्या आप क्वेश्चन को वो पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या आप जो है वो जस्ट एक नज़र के साथ ही उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये सेशन के जो टेस्ट हैं वो लाजमी करने हैं, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो सके कि आपकी डेली बेसिस पे कितनी तैयारी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। और एट द एंड जब एक मेजर कंप्लीट होगा तो हम उसका एक ग्रैंड टेस्ट ले लिया करेंगे कि पूरे मेजर में से जो है वो आपका ग्रैंड टेस्ट हो जाया करेगा। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेजर की तैयारी आपको कितने % हुई है। और उसके बाद आपने अपनी मिस्टेक्स को लाजमी देखना है। मिसाल के तौर पर आपका 10 नंबर का टेस्ट है तो उसमें से आपके 7 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब आपकी 70% तैयारी है, तो 30% नहीं है। तो आपने उसको मज़ीद उसको रिवाइज़ करना है, याद करना है टेस्ट को, और बेशक उसके बाद दोबारा उसको अटैम्प्ट करें। और ये जो कोशिश करें कि आप जो एमसीक्यूज़ याद करते हैं, इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने 300 एमसीक्यूज़ अगर याद किए हैं डेली के, तो उसमें से हम साथ साथ आपके सेशन भी कंडक्ट करवाते रहेंगे, गाइडेंस सेशन भी, जिसमें वो डिफरेंट जो है साइंटिफिक ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो है वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स भी आते रहेंगे हर मेजर के, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो भी आपके साथ शेयर होंगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के भी शेयर होंगे। तो लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें से कोई एमसीक्यूज़ आपका मिस ना हो, और वो सारे के सारे आपको याद हों। आपने याद करने के बाद उनको रिवाइज़ ज़रूर करना है। मिसाल के तौर पर आज आपको पहले दिन 300 का टारगेट था, दूसरे दिन अगले 300 का था, तीसरे दिन, तो आपने जब दूसरे दिन अगले 300 करने तो साथ पिछले 300 रिवाइज़ भी करने हैं, तो तभी आपको ये याद रहेंगे, वरना ये जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। और मज़ीद जो है वो अगर आपके कोई सजेशंस हुई तो उसके लिए मैं आपको जो है वो लिंक ही शेयर करूँगा, ताकि जो है वो गूगल फॉर्म पे आप उस पर अपनी सजेशन जो है वो शेयर करें। एक इशू जो मेरे साथ अभी आ रहा है जिससे मैं काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा हूँ, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर रहे हैं, तो जिससे इतने ज़्यादा मेम्बर्स होने की वजह से मुझे जो वो रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपको कोई भी क्यूरी होती है, कोशिश करें कि वो सिर्फ एक टेक्स्ट के अंदर करें, या फिर मुझे ईमेल करें, या सजेशन के लिए हम जो है वो 2-3 सेशंस के बाद, लेक्चर के बाद जब एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर देंगे। अगर किसी की कोई सजेशन हो तो वो उसके अंदर जो है वो अपनी सजेशन दे सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।